वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से हम आ गए हैं एक नए जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग फिर से ज्योग्राफी क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं, जिसमें संसाधन नियोजन के बारे में थोड़ा सा हमें टॉपिक बच गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक अपना छोटा सा मोटिवेशन देख लेते हैं। तो हमारा ये मोटिवेशन है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप जितना बड़ा सपना देखिएगा उतना बड़ा तकलीफ़ होगा, लेकिन तकलीफ़ें जो बड़ी होंगी ना उतना ही बड़ा आपको मतलब कामयाबी मिलेगी आगे। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल पे मतलब बहुत सारे बच्चे जुड़े, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो करे और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे और अच्छा कर सके। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यही छोटा सा टॉपिक है जो बच गया था। हमारा टॉपिक हमारा है कि संसाधन नियोजन जो है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और संसाधन नियोजन के थ्रू ही हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो मतलब देश है वो विकास कर रहे हैं संसाधन नियोजन के द्वारा ही। तो किसी भी देश के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि भारत जो है जहाँ पर मतलब संसाधन नियोजन का अपरिहार्य है। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के मतलब संसाधन है, जैसे कि राजस्थान में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर सौर ऊर्जा बहुत है। ठीक है, और सारी देशों में जहाँ पर राजस्थान में है कि पानी की कमी है लेकिन वहाँ पे सौर ऊर्जा बहुत है। और उसके बाद देख सकते हैं कि झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है कोयला और खनिज भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन और सारी चीज़ों में वहाँ पे लोग जो है बहुत मतलब वीक है, कमज़ोर है वहाँ पे लोग और सारी संसाधन में। ठीक है, जैसे कि लेह लद्दाख में देख लीजिए वो शीत प्रदेश है। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि कोयला और खनिज की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और उसी प्रकार बिहार में भी चूना पत्थर और पैराइट की खनिजें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देखिए जल संसाधन की तो सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो वहाँ पर जल संसाधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे उसका विकास अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, राजस्थान में हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि राजस्थान में जो है वो सौर ऊर्जा के कारण क्या है कि वहाँ पर मतलब पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो यह राज्य जो है जल संसाधन की दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा निधन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश जो है सांस्कृतिक विरासत में धनी है। कहने का मतलब है कि यहाँ ये शीत मरुस्थल है, कौन? लेह लद्दाख। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि संस्कृति में बहुत ज़्यादा वो मतलब उसके पास संस्कृति में बहुत ज़्यादा धनी मनी है। ठीक है, चलिए वहाँ पर क्या है कि जल जो है महत्वपूर्ण खनिज जो है और मौलिक जो अवसंरचनाएं हैं वहाँ पे बहुत कमी है। जैसे जल हो गया और महत्वपूर्ण खनिज हो गए, मौलिक अवसंरचना की बहुत ज़्यादा कमी है। अतः राष्ट्रीय और प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर संसाधन समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। देखिए आपको पहले ही टॉपिक में ये क्लियर किया था कि किसी भी राष्ट्र के लिए अगर हम लोग देखें तो किसी भी राष्ट्र का अगर विकास करना है तो उसके लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग भारत में पढ़ेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन कैसा है। ठीक है, तो देखिए भारत में संसाधन नियोजन के बारे में अगर पढ़े तो भारत में संसाधन नियोजन क्या है कि संसाधन नियोजन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्रियाकलाप जो है संसाधन नियोजन सोपान होती हैं और इन जो है सोपानों के सहारे किसी भी देश के लिए जो है सदुपयोग कर उसका देश का उन्नति
का भाग जो है प्रशस्त, मार्ग जो है प्रशस्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि संसाधन नियोजन जो है वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें क्रियाकलाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्रियाकलाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रियाकलाप होती है ना वो बहुत मतलब उसको सोच समझ के किया जाता है। और किसी भी देश में जितने भी जो संसाधन है उपलब्ध है उनको हम ध्यान पूर्वक से अगर नहीं करें ना तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी देश है उन्नति के क्षेत्र में जाता है तो उसके लिए ये मार्ग जो है खुल जाता है। अगर वो संसाधन नियोजन का अच्छे से ढंग से उसका उपयोग करना सीख जाए तो किसी भी राष्ट्र का विकास जो है प्रगति पे चला जाता है। अब देखिए, संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, भाग में बांटा गया है और इसको समझाया गया है। क्या है, चलिए। अब क नंबर क्या है हमारा कि देश के विभिन्न जो प्रदेश हैं, देश के जो विभिन्न प्रदेश हैं वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर मतलब संसाधनों की पहचान कराने का सर्वेक्षण किया जाए। कहने का मतलब है कि देश का जो अलग अलग भाग है वहाँ पर क्या किया जाए कि सर्वेक्षण कराया जाए। सर्वेक्षण मतलब होता है कुछ लोग होते हैं वो जा करके देखते हैं कि क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ चाहिए वहाँ पर। तो इसके लिए क्या है, बहुत जगहों पर क्या है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पर लोग जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर जाके कुछ होगा। ठीक है, तो सर्वेक्षण उपरांत यानी सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना। अब देखिए, लोगों को सर्वेक्षण पे भेजा गया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, यहाँ पर इस चीज़ की कमी है। जैसे कि आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो आपके अंदर क्या कमी है टीचर आपको देख के पहचान लेता है। तो इसी प्रकार लोगों को सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता है तो वो समझ जाते हैं कि आखिर क्या क्या कमी है। उसके बाद आते हैं तो वो मानचित्र को तैयार करते हैं और फिर संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर माप करके उसका आकलन करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए कि संसाधन विकास की योजनाओं को अगर मूर्त रूप से देखने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। मतलब अगर देखा जाए तो संसाधन नियोजन का जो मूर्त रूप है उसको मूर्त रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी जरूरी है, टेक्नोलॉजी और कौशल, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो है वो जरूरी है। ठीक है, घ नंबर देखिए, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन योजना के मध्य में समन्वय। देखिए, राष्ट्रीय योजना और संसाधन विकास योजना, देखिए राष्ट्र का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका मतलब उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र शासित जो राष्ट्रीय विकास होता है उनके साथ, और जो संसाधन का विकास कर रहे हैं उनके साथ इनका क्या मतलब बीच का जो रास्ता है वो अच्छा होना चाहिए। उनके बीच का जो जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको समझ के उसको उस चीज़ का समाधान करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्य को जो है हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में क्या है कि जब से संसाधन नियोजन हुआ, ठीक है, तो संसाधन नियोजन के उद्देश्य से ही क्या किया गया कि यहाँ पर संसाधन नियोजन के लिए बहुत सारे उपयोग किए गए। ठीक है, कि मतलब हासिल किया जाए कि आखिर किस प्रकार से संसाधन का उपयोग किया जाए कि आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसी समय से ये प्रयास जारी है। तो अभी आगे इन सारी चीज़ों पे काम हो रही है अभी भी। और इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयासरत है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, क्वेश्चन बताया, इसका आंसर बताइए। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसी समय से ये बनाया गया कि पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है सरकार कुछ योजनाएं बनाएंगी और 5 सालों तक इसको चलाया जाएगा। तो 5 सालों तक इसका चलाने का योजना बनाया। कब से शुरू हुआ, 1951 से, और कब तक चला, 5 साल उसमें जोड़ दीजिए तो 1956 तक चला। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं
संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़ राज्य में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। कहने का मतलब है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है कि संसाधन बहुत अच्छे से प्राप्त है, मतलब हर चीज भरपूर है, लेकिन तब भी वो राज्य विकास नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर संसाधन की बहुत कमी है, लेकिन वो राज्य क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। जैसे राजस्थान में देखिए, वहां पर संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर जो है अभी धीरे धीरे बहुत, मतलब संसाधन बहुत ज्यादा है लेकिन उसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो बहुत कहने का मतलब यही है कि कुछ राज्य हैं जहां पर मतलब संसाधन नहीं होने के बावजूद भी वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है हमारे देश में स्वतंत्रता का प्राप्ति के समय से ही ये सब चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है कि संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। अगर सभ्यता और संस्कृति के विकास में हम देखें तो सबसे ज्यादा मतलब संसाधनों की ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो देखिए संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण समस्याओं को जन्म देती है। ये बात सही है। अगर हम संसाधन जो हम लोग को प्रकृति ने दिया है उसका हम मिसयूज कर रहे हैं, और विवेकपूर्ण का अर्थ होता है कि बिना सूझबूझ के, मतलब आपके पास समझ है लेकिन आप फिर भी जानबूझ के गलती कर रहे हैं। जैसे आपको नहाना 1 बाल्टी से, आप नहाते हैं 4 बाल्टी से, कैसे होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट, हमें तो पता नहीं चलता लेकिन बाद में पता चलेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी जो है आपको बद्दुआ देके जाएगी, कहेगी हमारे पूर्वज कैसे थे जो हमारे लिए पानी नहीं छोड़े और पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हमें। तो आप अपने लिए तो अपनी जिंदगी आराम से काट रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अच्छा है कि अभी हम लोग जो संसाधन है सीमित रूप से उपयोग करें, जितना जरूरत है उतना ही यूज करें उसका। ठीक है, देखिए इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। तो इसीलिए अगर इस समस्या का हम लोग समाधान चाहते हैं, कहने का मतलब है, अब देखिए आप नहाएंगे 4 बाल्टी से तो मम्मी जाएगी तो आपको पीट के बाथरूम से बाहर निकालेगी। तो इसी प्रकार क्या है कि ये जब संसाधनों का हम अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तब क्या करते हैं हम लोग कि विभिन्न जो स्तर होते हैं उस पे हम क्या करते हैं कि संरक्षण की आवश्यकता लगा देते हैं उस पे, और संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। देखिए अगर आपसे पूछे कि संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, आप हमें आंसर दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर संसाधनों का नियोजित पूर्वक एवं विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो उसे ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक छोटा सा यहाँ डिब्बा में क्या दिया है कि ऐसे प्रदेश को ज्ञात कीजिए जो संसाधन की दृष्टि से संपन्न एवं आर्थिक दृष्टि से विपन्न है। इसके लिए आप अपने शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। जैसे देखिए आपको इसका आंसर बताते हैं, संसाधन की दृष्टि से संपन्न कौन है, तो राजस्थान। इसका आंसर राजस्थान होगा। कैसे होगा, क्योंकि राजस्थान में क्या है कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग हमारे पास उतना टेक्निक ही नहीं है, उसका उपयोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, और आर्थिक रूप से भी वो थोड़ा पीछे है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्राचीन काल से ही यहाँ है कि प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारक नेताओं और चिंतकों एवं पर्यावरणीय विदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक गांधी जी के विचार जो है प्रासंगिक है। कहने का मतलब है कि पुराने काल से, मतलब अगर पिछले टाइम का देखें हमारे पूर्वज लोगों के टाइम से, तो उस समय से क्या है कि जो संसाधन है
तो उस समय से संसाधन के बारे में बहुत सारे लोगों ने सोचा विचारा, उन्होंने सोचा कि कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे, मतलब एक चिंता बनी रहती थी लोगों के लिए, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बहुत चिंता होती है, नेता हो गए, समाज सुधारक हो गए, इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हमें भी चिंता करनी चाहिए ना, तो आप लोग भी कीजिए और वाटर का कम यूज कीजिए, जितना मतलब ज़रूरत है उतना ही यूज कीजिए, ठीक है। चलिए अब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैम बहुत लेक्चर दे रही हैं। चलिए महात्मा गांधी के विचार देखिए, कितने बड़े महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं। देखिए कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। देखिए कहने का मतलब है कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर पेटी को भरना हो ना तो कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान। गांधी जी ने ही जो है ना, उन्होंने एक 3H जो है एक रूल दिया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 3H रूल दिया था इन्होंने। मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ अभियान, यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है, मोस्ट VBI क्वेश्चन। इसमें जो जो हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन बताया जाएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, तो आप लोग उस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए मेधा पाटेकर का जो है नर्मदा बचाओ अभियान चलाई थी, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपकू आंदोलन चलाए थे। संदीप पांडे द्वारा जो है जल संचय का करके कृषि भूमि का जो कृषि भूमि है उसका विस्तार और संसाधन संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। ये जो इतना टॉपिक है इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी जी जैसे कई चिंतक का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक का शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम हास्य के मजबूर कर रहे हैं। कहने का मतलब है कर देता है, कहने का मतलब है कि आजकल जो टेक्निक आ गया है तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यही कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। महात्मा गांधी जो तो वो जो मशीन से बना चीजें होती थी उसकी घोर प्रतिक्रियावादी थे ये, और वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थन थे। मतलब वो चाहते थे कि समुदाय के लोग मिल करके, लोग एक दूसरे से मिल करके जो है काम करें, मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करें, बल्कि मशीन से नहीं करें, लोग समुदाय में रह के करें उस चीज़ को, जिसमें एक बड़ी आबादी जो है बेरोजगारी जैसे सामाजिक क्रोध से बचाया जा सकता है। इनके कहने का मतलब है कि जो समाज है मशीन के आने से लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, और इसके कारण क्या है कि बेरोजगारी से बचाने के लिए लोगों को जन समुदाय करके उत्पादन करना चाहिए और बेरोजगारी से बचना चाहिए, और जो बेरोजगारी है और इस सामाजिक क्रोध के रूप में बचाया जा सकता है, ठीक है, इससे। और उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों को कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों का विदोहन का भी विराम लग सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है हमें, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास की अवधारणा के बारे में। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक इसी में का कि संसाधन के संरक्षण हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी मेन टॉपिक निकलेंगे, आप लोग अंडरलाइन इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। कब की थी? 1968 में। उसके बाद 1974 में क्या हुआ कि सुमशेर की पुस्तक जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है में इससे संबंधित जो है गांधी जी के विचार जो है प्रकाशित हुए थे। इसको याद रखेंगे कि 1974 में जो है सुमशेर की जो पुस्तक है
वो क्या नाम है उस पुस्तक का, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस चीज को मतलब अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि बंटलेन आयोग का प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि में खोलने में कगार सिद्ध हुआ। इससे सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ जो है संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया, और इसी रिपोर्ट से हमारा जो है साझा जो है भविष्य में हुआ है, ठीक है। शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया है और रियो डी जेनेवो 1992 में आयोजित किया गया। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। रियो डी जेनेवो कहाँ हुआ था इसका सम्मेलन, तो ब्राजील में 1992 में। किस विषय में, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1997 में क्या हुआ कि न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ठीक है। तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए एक आपका छोटा सा डब्बा में आपको आपके पढ़ने के लिए दिया गया है कि आप क्या जानते हैं। क्या आप जानते हैं मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को हम लोग डाकू की अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि मानव जो है और तकनीक, इन दोनों का शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए वो डाकू है, ठीक है। रॉबर इकोनॉमी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, पूछ देता है एग्जाम में कि डाकू की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी याद रखेंगे। आप क्वेश्चन आंसर जब बनाएंगे तो उसमें मोस्ट VVI करके इस पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे बोर्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जब आप वो एग्ज़ाम आएगा उस समय प्रिपरेशन कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो अभी से ही उसकी तैयारी कर ली है, ठीक है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में जो है विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया था। स्टॉकहोम कब शुरुआत हुआ था, तो 1972 में, ठीक है। वो विश्व शिखर सम्मेलन था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और सम्मेलन के पश्चात क्या हुआ कि प्रतिवर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ये टॉपिक आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को हो सके तो बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कर सके और सारे वीडियो अपलोड कर सके, और सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।